इंडिया। पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर फिर से जल रहा है। इस महीने की शुरुआत में जिरीबाम में महिलाओं और बच्चों सहित 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद राज्य में हिंसा का नया दौर शुरू हो गया। मारे गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए मणिपुरी जनता ने राज्य के नेताओं के घरों की घेराबंदी शुरू कर दी और कई जगहों पर हमले किए गए। राज्य की स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सहित कई अधिकारियों की सोमवार को हाई लेवल बैठक हुई थी। और राज्य की स्थिति पर बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने भी सोमवार को अपने आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार 38 में से 11 विधायक बिना किसी कारण को बताए बैठक में शामिल नहीं हुए। पिछले हफ्ते जिरीबाम के बोरो बेकरा पुलिस स्टेशन और पास के जकुरा धोर में सीआरपीएफ के कैंप पर कुछ आतंकवादियों ने, कुछ उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुकी समुदाय के लोग इन उग्रवादियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये लोग विलेज वॉलंटियर्स थे। अब सच क्या है इसका तो पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इसके साथ ही खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने 50 अतिरिक्त कंपनियों को मणिपुर भेजने का फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 50 कंपनियां यानी 5000 अतिरिक्त जवान की तैनाती मणिपुर में की जाएगी। इसके साथ ही मणिपुर में अब तक 27,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते में 7,000 अधिक अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती मणिपुर में की जा चुकी है। तो मणिपुर में क्या मामला है और क्यों स्थितियां इतनी बिगड़ती जा रही हैं, ये बताने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट पैनल मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रामानंद सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुथुम योरियम्बा। ये दोनों सज्जन मणिपुर के एक्सपर्ट हैं, उनके ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हैं और ये हमारा और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करेंगे कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। तो शुरू करते हैं डॉक्टर मुरुम योरियम्बा से। डॉक्टर साहब, क्या चल रहा है मणिपुर में? क्यों इतनी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है? हमको ये देखना चाहिए कि जो मणिपुर में अभी जो चल रहा है, एक तरीके से जो 3 मई लास्ट ईयर से जो हादसा शुरू हुआ था, उससे पहले क्या चल रहा है, फिर उसके बाद क्या चला है। क्योंकि अभी तक जब लोग मीडिया में बात करते हैं तो सिर्फ इस बात की बात करते हैं कि 3 मई से हिंसा शुरू हुआ, लेकिन असल में कहाँ से शुरू हुआ ये जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा द आइडिया ऑफ जलाइंगम जो है, ये है एक कुकी नेशन, जो जिनके हिसाब से है जो बर्मा पे रह रहे कुकी, मणिपुर में रह रहे कुकी, मिजोरम पे रह रहे, नॉर्थ ईस्ट पे जितने कुकी लोग हैं, जितने कुकी समुदाय के लोग हैं, और जो बांग्लादेश पे है, ये सब मिला के एक देश बनाना चाहते हैं। जो जलाइंगम को इस देश को बनाने के लिए उन्होंने जो आर्म इंसर्जन खड़ा किया पिछले 10, 15, 40, 50 साल, मतलब उतने ही पीछे जाओ, अब ये जलाइंगम का कहानी मिलेगा। तो इसी से शुरू होता है हमारा जो हादसा मई 3 का। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मणिपुर का कहानी है, जो वायलेंस का हादसा का जो शुरू हो रहा है, वही से शुरू करना चाहिए। तो I'll put this up on the first note। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि जब हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का फैसला, मतलब सलाह दी राज्य सरकार को, उसके बाद से मामला शुरू हुआ। तो इसका रिलेशन आरक्षण से है या फिर कुकी लैंड, जो कुकी देश बनाने की बात है? डॉक्टर रामानंद सिंह, आप इस बात को बताएं प्लीज कि ये मामला रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है या फिर जो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मतलब एक कुकी देश बनाने की बात है। देखो, डॉक्टर साहब की जो पॉइंट्स हैं वो है बैकग्राउंड, और जो हुआ है वो रियलिटी जो डॉक्टर साहब ने बताया है वो एकदम रियलिटी है। क्योंकि बिहाइंड द सीन कि आप मौका खोजते हैं, यू आर लुकिंग फॉर द चांस टू स्पार्क द वायलेंस, एंड दैट चांस हैज बीन the initiations for violence, that is on the 3rd May after the court order. They have done a dharna, they have done the rally. So that was the points where tribal communities can be consolidated and they can revolt against the majority, so-called majority Meiteis. But what the Doxa talks about is why it convert into the violence. It is the reason for the larger interest of making Kuki land in the regions of Manipur, where all the international boundaries can be cut out,
and which has been prominently visible in these days, where the Chief Minister of Mizoram has already talks about this, behind and the larger interest in the USA. He openly talks about the goal of these communities in the public forum. So that is clearly in a visible, in all over, where why the 3rd May was chosen for initiation the violence against the Meitei community. So it is very clear, and it is continuing even today's issues now, the violence, why it is not stopping. Why? One of the factors is the government is not taking things very seriously, and they are not managing the governments in their part. Another is even the Kuki communities are making the atmosphere to make a demand for the union territories or separate administrations. If the systems becomes normal or system become peaceful, then they will say their demand for the separate administration is meaningless. So they are frequently creating the atmosphere for making the separate administrations in their mind, and that's why this is one of the brain strategic in their attempt. This is what we observe all over these days from the last 18 months. Yes, there are the communal conflict itself in the groups, and they have been extended. मैं इसी बात करना चाहता हूँ, मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि डॉक्टर मतुम, हम भारत में जो आप कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट और बाकी सारे मामलों के एक्सपर्ट हैं आप, हम हमेशा देखते हैं कि जहां कहीं भी नए देश बनाने की बात होती है तो वहां के लोगों का संघर्ष केंद्रीय सत्ता से होता है, यानी कि सेंट्रल में जो पावर बैठे उससे होता है। जहां ये संघर्ष मैतेई वर्सेस कुकी बदल गया है, ये क्यों? इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आरक्षण के बारे में, एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद उस पर आएंगे। जैसे हाई कोर्ट ने, आपने अगर पढ़ा होगा, कहा कि एक डायरेक्शन दिया था मणिपुर गवर्नमेंट को कि मैतेई को इंक्लूड करने के लिए प्रोसेस जो है, अपना ड्यू प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए। एक ड्यू प्रोसेस तो है ना, इसका मतलब हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मैतेई लोग जो है एसटी में डाल दिया जाए, ये नहीं कहा, क्योंकि देयर इज नॉट द अथॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के मुताबिक जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बाद क्या होना चाहिए, एक रिसर्च स्टडी होगा जो TRI करेगा, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट या कोई इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस करेगा, फिर उसके हिसाब से रजिस्टर जनरल पे सबमिट होगा, मतलब अपना ड्यू प्रोसेस चलेंगे। फिर उसके बाद साबित होगा कि मैतेई एसटी है कि नहीं। अगर ड्यू प्रोसेस के बाद अगर साबित होना है कि मैतेई एसटी है कि नहीं, इस पे क्यों डरते हो भाई? अगर मैतेई एसटी है तो रिसर्च स्टडी होगा, वो साबित करेगा कि मैतेई एसटी है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन ये ड्यू प्रोसेस के हिसाब से होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसका मतलब है ये जो वायलेंस है, इट इज नॉट रिलेटेड तो थर्ड मे का वायलेंस है, ये आरक्षण से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि ये नहीं कह सकते कि इफ आई एम एंटाइटल्ड, कि मेरा एंटाइटलमेंट है कि मैं अगर एसटी बनना है, जो इंडिया के संविधान ने दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हमको एसटी बनना है तो बनना है। इस पे आप नहीं बोल सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, फर्स्ट। सेकंड, इसके मामले में जब ये कहना चाहूंगा कि जो एक अलग सा देश बनाने की जो साजिश चल रहा है, इस पे जो मैंने अपने PhD के टाइम पे जब रिसर्च किया था तो एक डॉक्यूमेंट मिला था जो मैं आज इस मीडिया के द्वारा शेयर करना चाहूंगा। लेट मी जस्ट रीड दिस आउट, ओके? तो जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। CIA का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, इस पे 1948 से 1953 पे कम्युनिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी वगैरह, उनका जो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो एक्टिविटी देखने के लिए उन्होंने जो यहाँ पे सर्विलेंस किया था मणिपुर में कसार एरिया पे, इस पे मिशनरी मेडिकल वर्क के थ्रू किया था। और इस पे लिखा है, इज देयर एनी डिफरेंस of attitude of the Hindus and of the Muslim towards your missionary work? तो इस पे बोलता है, generally speaking the Muslims are more friendly. This on religious ground they find the names of prophets common to both Christianity and Mohammedans and regard themselves as brothers in the sea of atheists. तो इसे मैं एक्सट्रापोलेट करके ये आना चाहता हूँ कि it is very clear they want to create
either an Islamic state or either a Christian state, and this is the work of the CIA, and it is very clear from the document itself. और हमारे वहाँ के जो मैतेई लोग हैं और people who are living in Assam like Boro और जो indigenous community है, नागा है वगैरह है, they are not interested in this foreign hands. तो यही है मामला। नहीं, मेरा सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि अगर ये अलग स्टेट की बात है तो इनका कॉन्फ्लिक्ट, इनका जो हमला था वो स्टेट एजेंसीज पे होना था। ये संघर्ष मैतेई वर्सेस कुकी में कैसे बदल गया, क्यों बदल गया? प्रोफेसर रमन सिंह, इस बात का जवाब देंगे क्या आप प्लीज? हाँ, देखो, कोई भी चीज का जो एक स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करते हैं तो उसका दो कारण होते हैं। एक तो यह है कि आप बिहाइंड द सीन कुछ बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक ऑटोनोमस एरिया, ऑटोनोमस चीजें, वहां से शुरू होता है। आप डायरेक्टली आप इंडिया को चैलेंज करेंगे, वी वांट टू कट आउट फ्रॉम योर लैंड, तो इंडिया जो है वो कभी करने नहीं देंगे। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। पहले सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि ये पहले क्यों ऐसा हो रहा है। पहले ये लोग चाहते थे कि सेपरेट ऑटोनोमस हो, उससे उनकी बैकग्राउंड अच्छे से बन जाए, देन दे विल कंसोलिडेट all their communities towards a particular zone. Like Mizoram is, some of the people in Mizoram are very friendly with the Kuki communities, is one part of it. And this one thing which is clearly seen that there is a consolidation of the people. In the people from Myanmar are common in their language. And there is a border with the Manipurs and Mizorams, both is there, and there is a fightings in the Bangladesh among the military peoples and these communities, the Chinguki communities. So that is one way which can convert. Now their strategies has convert into communal when they attack the Meitei peoples in Chuchampur on the 3rd May. Then the message was carried forward towards the Imphal, where the Meitei peoples are living in majorities. Then the whole thing has converted into a conflict between the Kukis communities and the Meitei communities. So that is what what they may think, that they might think that at that point of time they are just threatened to Meitei people living in the Chuchampur area or any other regions like More, where their populations are more. So they may try to threaten, they may try to what we call as try to push the Meitei to other side. Then it was become violence. They can't control their crowd also. Then you have seen those pictures and those violence in the Chuchampur in the beginning, and even in the More. Afterwards, you will find on 4th and the 5th around the other violence in Imphal also. So that is totally one point where you can see total conflict which is coming between these two communities. There is safe. Then the whole process has started. Then yes, everybody like to defend their own communities, whether Meiteis or Kukis. So they have built up their own village volunteers and defending their own regions and areas and homes. So that is how it has converted into a conflict between these two communities now. Now the real situation, the real challenge is the how these things has to be controlled. It is only on the hand of the governments, both the state government and the central governments. Right. I just wanted to put it in this way. Okay. Dr. ये कैसे मैतेई और I would like to complete the answer कि कैसे ये मैतेई और कुकी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बदल गया, कि मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के कैसे हो गया। तो मैं बैकग्राउंड दे रहा था कि दिस इज एक लॉन्ग साजिश चल रहा है, नंबर 1, जैसे मैंने बताया CIA का वगैरह वगैरह। नंबर 2 ये है कि बर्मा में जो पॉपी का अपना इकोनॉमी है, एवरीवन नोस कि वहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है जिसका इकोनॉमी इज लाइक मच लार्जर देन सम कंट्रीज। तो
वहां पे जो वार हो रहा है, सिविल वार हो रहा है, उसके ऊपर से जो एनवायरमेंटल चेंज है उसकी वजह से एक शिफ्टिंग आया प्लांटेशन वाइज। तो जो प्लांटेशन का जो शिफ्टिंग हुआ वो आया चूरचांदपुर के साइड पे, उसकी वजह से काफी पॉपुलेशन इन्फ्लक्स हुआ, जो होना ही था, क्योंकि जो पॉपी प्लांटेशन है एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ब्लैक मार्केट इंडस्ट्री जो है लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि एक पॉपी को वो निकालने के लिए 10-10 लोग 15 लोग लगते हैं एक किलो निकालने के लिए। तो उस हिसाब से जो पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स आया, जो बाहर से आया, बर्मा से आया, और जैसे चूरचांदपुर पे मैतेई लोग भी रहते हैं और लोग भी रहते हैं, तो क्या हुआ कि जो बाहर के लोग आते हैं और ऑलरेडी जो पहले मैतेई के साथ रह रहे, जैसे जो कुकी लोग हैं जो ऑलरेडी चूरचांदपुर पे है, जो मैतेई के साथ रह रहे, वो एक तरीके से उनके जो रिश्ता है और जो बाहर से आते हैं उनके अलग है। तो जो बाहर से आए, जो ब्लैक इकोनॉमी चला रहा है, जिनके पास बंदूक है, उनको एक एरिया ऑफ डोमिनेशन चाहिए होता है। जो जब एरिया ऑफ डोमिनेशन चाहिए होता है, सॉफ्ट स्पॉट वो मांगते हैं। और सॉफ्ट स्पॉट कहाँ आया, क्योंकि बर्मा में तो मिलिट्री उल्टा है और इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट है, लोगों को ड्यू प्रोसेस के हिसाब से ट्रायल किया जाता है, ये सब सारे चीजें हैं, तो उनको सॉफ्ट स्पॉट मिल गया। तो जब मणिपुर में आया, मणिपुर जो है क्योंकि भारत के हिस्से है, इस पे एक सॉफ्ट टारगेट बनाया, और जो एथनो नेशनलिज्म का पहले से ही जलाइनम का जो आइडिया है, इसके अंदर छिपा के एक अंदर से एक नार्को वार भी चल रहा है। तो यही है, तो कुकी के बीच में छिपे हुए बर्मा से आए हुए जो उग्रवादी है, इसकी वजह से कुकी और मैतेई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो मुझे जो समझ में आ रही चीजें हैं वो ये है कि एक सेपरेट देश बनाना और साथ में उसको सेफ हेवन फॉर ड्रग बिजनेस, शायद ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, और ये बहुत गंभीर स्थिति है। अच्छा, वैसे आप दोनों मणिपुर के एक्सपर्ट हैं, कृपया मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये खून का बहना, ये आग का जलना, बच्चों का मारा जाना, महिलाओं से गलत व्यवहार किया जाना, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे ये एंड होगा? Because this is a crime against humanity. किसी का दिल दहल जाता है इन घटनाओं को देख के, चाहे वो कुकी हो, मैतेई हो, कोई मारा जाए, मरता तो इंसान ही है ना। उसका सॉल्यूशन बताइए, एंड कैसे करना है? देखो सर, इसमें जो है सॉल्यूशंस एक ही है। नंबर 1, मणिपुर की तरह रहना चाहिए, मणिपुर स्टेट एक होना चाहिए। दूसरा, मणिपुर के अंदर जैसे मेरी फ्रेंड ने जो बताया है वो डिफरेंट कॉजेस हैं। हम एक कॉजेस को मतलब उसमें डिस्कशन कर रहे थे कि दे आर बिहाइंड सीन, क्या इनकी मंशा रही है स्टार्टिंग पॉइंट में। There are few reasons for many starting of this violence from the Churchandpur. उसकी कारण जो एक तो पॉपी प्लांटेशन की इश्यूज मेजरली जो हो रहा है उसने बता दिया है। दूसरा, एक इनिशियल पीरियड में गवर्नमेंट ने एक फॉरेस्ट के ऊपर एक एक्शन भी दिया था कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होना, फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा करना, उसमें भी एक इनिशियल पीरियड में एक्शन लिया गया था। उसमें भी बहुत सारे अपोज किए गए थे। दे हैव बर्न दी फॉरेस्ट ऑफिसर्स हाउस। सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट। जो इनकी मनसा जो है वायलेंस में कन्वर्ट करने का, देयर आर मेनी रीजंस। उसमें larger interests of they are making cookie lanes and drug business, then the forest occupations and using forest in the different use of their what we call as drug business. तो बहुत सारे चीजें हैं और they don't want their forest to be disturbed by the rules of the law of that country or that state. तो वो सब कहानी करके अभी इतनी इश्यूज हो रहा है। अभी there is a only way which can be come down. One is they should stop demanding separate administration. Government India must take a very strong stand against them. Manipur is only one state and should be stay as a state where different communities like Nagas, Meitei Bangals, even the indigenous people of Kukis, they live together peacefully in the before also, and right now it's not that cordial atmosphere.
but they have to understand the perspective of other communities also. They are still demanding. They said no talks between government of India or the government of Manipur as long as their demand is not met. That is totally wrong. Otherwise, there is no chance to have any kind of platform where we can talk on the issues. Only thing is the one way forward is the peaceful talk, negotiating अरे the लेकिन issue. प्रोफेसर साहब, अगर अगला पीसफुली बात करने को तैयार ही नहीं है तो पीसफुल टॉक कैसे होगा? मोनोलॉग तो हो नहीं सकता ना। जो सामने जो बंदूक लेके खड़ा है जो आदमी, उसको भी तो पीसफुल माइंड में होना चाहिए। Am I right or wrong, नहीं डॉक्टर मुथुम? सर बेसिकली Yes. जस्ट आई वांट टू ऐड वन थिंग। Yeah, सामने please go अगला ahead. बंदूक लेके खड़ा है, वो किसकी कहने पे और किसकी परमिशन से खड़ा है? इंडिया में ऐसा कोई हो सकता है? इंडिया की इतनी आर्मी की फोर्स है और आप कहते हैं कि कोई बंदूक कोई भी आके खड़ा हो गए और इंडिया ऐसे देखते रहेंगे। मेन प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वो एक्शन नहीं लेते हैं इस काम में। कोई भी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी विलेज वॉलंटियर हो, वो जो है वो किसी हमारी इंडियन फोर्स के सामने क्या चीज है? आपको ये तो दिखाना पड़ेगा ना। आपको रहना है इस देश में तो कायदे से रहना है। आप इधर उधर करके नहीं रह सकता। आपको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। इंडिया गवर्नमेंट नीड टू टेक ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड। आप कह रहे हैं कि हमको तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो, हमको यूनियन टेरिटरी दो। इतनी छोटी सी एरिया है। जो अब इंडिया की मणिपुर की एरिया देखेंगे और यूपी से कंपेयर करेंगे तो इट्स स्मॉल पीस ऑफ लैंड। उसमें भी इतनी डिविजन्स हैं। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। और इस तरह का जो थ्रेटन है कि हम तो बात नहीं करेंगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, तो आप जो इंडिया गवर्नमेंट इसमें क्यों नहीं कह सकते कि भाई आपकी बात नहीं मान सकता, आपको रहना रहो, नहीं रहना तो मत रहो। कुल मिला के सॉल्यूशन यही समझ में आ रहा है कि पीसफुल टॉक की गुंजाइश अब ज्यादा बची नहीं है, स्ट्रॉन्ग एक्शन की जरूरत है। डॉक्टर मुथुम, क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक कि मतलब बात तो सही है कि एक पीसफुल निगोशिएशन होना चाहिए, लेकिन पीसफुल निगोशिएशन के लिए क्या होना चाहिए ये भी डिस्कशन जरूरी है। और ये जरूरी है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो पहले उसको अच्छी तरह से उस आग को बुझाना चाहिए। जैसे जो बर्मा का भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है मणिपुर में, इसको कैसे खत्म करें, जो एक्सटर्नल हैंड है उसको कैसे खत्म करें, तभी तो इंटरनली जो है सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि कितना ही करेंगे जब बॉर्डर पूरा खुला है और खुले आम से वो जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ आ रहे हैं, जो जिसके पास बंदूक है, जो इंसर्जेंट लोग है, जो मतलब इनोसेंट लोग को मार रहे हैं, उनके पास जो बंदूक है, जो हथियार है, जो बम है, ये इंडिया से तो मैन्युफैक्चर नहीं है। जो बर्मा की साइड से आ रहा है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसको तो सोल्यूशन निकाले पहले। और जो बर्मा की जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि समवेयर मणिपुर के लोग, सीएसओ मान लो, या मणिपुर के गवर्नमेंट जो है, एक पार्टी ऑफ इंटरेस्ट बनना चाहिए ये बर्मा के सोल्यूशन पे। क्योंकि ये एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला है, पता है, दिस इज रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट कंट्री, बट डायरेक्ट पार्टी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो बन रहा है वो मणिपुर में हो रहा है, इसका एपिसेंटर जो मणिपुर में हो रहा है। तो बर्मा की जो सोल्यूशन है, इस पे कंसल्टेशन जो है, आई थिंक मणिपुर सरकार को भी लेना चाहिए ऑन बोर्ड। 1 2 जो है, जो मणिपुर के जो लोग, उनके मन पे अभी ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक क्यों कुछ नहीं बोला। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं देख रहा हो या नहीं बोल रहा हो। जो भी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अपने हिसाब से जो कर रहे हैं आग को बुझाने के लिए, दिस इज ऑब्वियसली इन टेंडम विद अकॉर्डिंग टू व्हाट द प्राइम मिनिस्टर वांट। ये मेरा मानना है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे, बट मणिपुर के लोग चाहते हैं कि वो कुछ कहे, कुछ अपने दिल का बात कहे, ताकि आग थोड़ा बुझ जाए। आई थिंक वी कैन ऑल एग्री टू दैट। डॉक्टर मुथुम, आप कॉन्फ्लिक्ट स्टडी के एक्सपर्ट हैं, आपकी रिसर्च उस पर है जी। जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने जो बातें बताई हैं वो ये कहना चाहते हैं आप, जैसे हम लोग खालिस्तानी मूवमेंट में देख चुके हैं, हम लोग कश्मीर में देख चुके हैं, कि टेररिस्ट का एक्सटर्नल सपोर्ट काट देना, फिर उसका सोल्यूशन निकालना। तो शायद आप यही समाधान यहाँ भी चाहते हैं। यस, बिल्कुल। कि बॉर्डर को सील करना, उनका एक्सटर्नल सपोर्ट काट देना,
और फिर उनका समाधान को समझाना या फिर गन सॉल्यूशन जो भी हो, ये इस तरीके से समझना। बॉर्डर के बिल्कुल सील करना है या ये थ्रेट इन कॉमर्स पे इफेक्ट होगा, ये तो मतलब जो ज्यादा एक्सपर्ट है उस फील्ड पे, जैसे मान के चलो एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग हैं, जो इकोनॉमिक एंड ट्रेड के एक्सपर्ट है वो जाने। लेकिन कहाँ तक मैक्सिमम इसको बॉर्डर को सील किया जा सकता है ताकि हथियार ना आए, ताकि उग्रवादी ना आए, ये तो हो सकता है, और इन कंसल्टेशन विद एटलीस्ट द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। मैं आप दोनों मतलब विद्वान गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत ज्ञानवर्धन किया और मणिपुर का जो मामला है उसको हिंदी बेल्ट, जो हिंदी हर्टलाइन है, वहां के जी। लोगों को उनकी भाषा में समझाने की कोशिश की आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जी। आगे भी मणिपुर के मामलों पर आप दोनों से इस तरह से राय मशवरा करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, सबको नमस्कार।